हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी दो पावर प्लांट पढ़ लिया है जहां से हमने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट को। मैं बता दूं आपको कि बच्चों क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 2 का टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर हमारा चल रहा है, जहां पे हम तीसरे पावर प्लांट की डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पावर प्लांट जो हम आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये किसके बेस्ड है? नेचुरल गैस। तो सबसे पहले समझेंगे हम कि नेचुरल गैस क्या है, उसके बाद समझेंगे कि इस नेचुरल गैस की हेल्प से ये पावर प्लांट वर्क कैसे करता है, जिसका डायग्राम आपको दिख रहा है। तो व्हाट इज नेचुरल गैस? तो बच्चों देखो, नेचुरल गैस बोला जाए तो बहुत सारी चीजें मन में आती है, जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हमारे गाड़ियों में होते हैं, व्हीकल्स में ना, रिक्शा चलता है उससे, कार चलती है उससे, सीएनजी होता है ना, सीएनजी फिटेड कार है भाई। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उस नेचुरल गैस को सिलेंडर के अंदर कंप्रेस कर दिया जाता है और उसका इस्तेमाल गाड़ी चलाने में करते हैं। यानी कि वो गैस बेटा एक फ्यूल है। फ्यूल मतलब क्या? ऐसी चीज जिसको आप जलाओगे तो वो हीट जनरेट करे। सही बात है। हमारी गाड़ियों में भी वही होता है। क्या होता है हमारी गाड़ियों में? वो गैस बर्न होता है, कंबशन होता है, मतलब जलता है और जलने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और जिसकी वजह से हमारी गाड़ियां चलती है ना। तो बच्चों ये जो गैस है ना, नेचुरल गैस, अगर मैं आपको बोलूं तो ये नेचुरल गैस जो जिससे पावर प्लांट वर्क कर रही है, हमारा पावर प्लांट, वो नेचुरल गैस हमको जमीन के अंदर से मिलता है। जिस तरह कोल, पेट्रोल जमीन के अंदर से निकाला जाता है, अर्थ के कोर से निकाला जाता है, उसी तरह हमारा नेचुरल गैस भी अर्थ के कोर से ही निकाला जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हमारा कोयला और पेट्रोल मिलियन ईयर्स, यानी कि आप बोल सकते हो 100 मिलियन ईयर्स उसको टाइम लगा, कई करोड़ साल लगे उसको कोल को बनने में, पेट्रोल को बनने में, उसी तरह नेचुरल गैस को बनने में भी कई करोड़ साल लगे, कई करोड़ साल लगे। और जैसे ऑयल पेट्रोल वगैरह है ना, पेट्रोल वगैरह, उसके पेट्रोल तो जहां से निकालते हो, जमीन के अंदर खुदाई होती है, अर्थ के कोर से पेट्रोल को निकाला जाता है। पेट्रोल से भी अंदर, पेट्रोल के भी गहराई में, डीप में, ये हमारा होता है नेचुरल गैस, वहां मिलता है। उसको निकालने में तकलीफ भी होती है थोड़ी, और इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का भी खतरा होता है, ठीक है, क्योंकि उस मीथेन गैस के साथ कुछ हार्मफुल गैसेस भी रहते हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। इसके अलावा उसमें हाइड्रोजन भी रहता है। तो कहने का मतलब बच्चों, ये जो हमारा नेचुरल गैस है, ये भी अर्थ के कोर से ही निकाला जाता है। अब आप सुने होंगे बायोगैस, वो भी नेचुरल गैस है ना। और सही बात देखा जाए तो सबके अंदर जो प्राइमरी कंटेंट है, मेन कंटेंट है, वो मीथेन गैस है। यानी कि जमीन के अंदर से, कोर से जो निकाल रहे हैं गैस हम, नेचुरल गैस, जो पेट्रोल के गहराई में भी है, जहां पे पेट्रोल जिस जमीन के नीचे से जब निकालते हैं बेटा, तो जहां से पेट्रोल निकलता है उसके नीचे है वो गैस, मतलब काफी गहराई में, तो वो भी मीथेन है, उसका भी प्राइमरी कंटेंट मीथेन है। और भी अलग हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा है, यानी कि इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, अल्केन कोई भी हो सकता है। इसके अलावा जो बायोगैस जो आप बोलते हो, नॉर्मली जो बनाया जाता है, बायोगैस कैसे बनता है हम आप जानते हैं कि बायोगैस लैंड फिलिंग साइट, क्या कहता है, जमीन को गड्ढा खोदा जाता है ना, और उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, इसके अलावा काऊ डंग है ना, गाय का गोबर, ये सब चीज़ें, और प्लांट की लीफ, प्लांट का जो पत्ता वगैरह है, जो भी वेस्ट है उसको डाल देते हैं और कुछ वक्त के बाद वहाँ मीथेन गैस तैयार हो जाता है बेटा। तो उस मीथेन गैस से ये पावर प्लांट नहीं चलता है। वो मीथेन गैस उतना इनफ नहीं है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उतना ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाता है वो नेचुरल गैस जमीन के अंदर से निकलता है, और ये भी हमारा लिमिटेड है, यानी कि आप बोलो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। मतलब ये नेचुरल गैस जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है, अगर एक बार खत्म हो गया तो वापस नहीं बनाया जा सकता है। इसको बनने में कई करोड़ साल लगेंगे, जिस तरह कोयले को बनने में कई करोड़ साल लगा, पेट्रोल को बनने में कई करोड़ साल लगा, यानी कि दे आर लिमिटेड। आफ्टर 200 और 300 ईयर्स ये खत्म हो जाएंगे, और जो फ्यूचर में लोग हैं उनको कोल, बस वो सुनेंगे कि कोयला होता था, है ना, उससे पावर प्लांट चलता था, नेचुरल गैस होता था, उसमें मीथेन गैस होता था, उससे पावर प्लांट चलता था, है ना। तो बेटा नेचुरल गैस तीन तरह के होते हैं, एक होता है अबायोजेनिक, एक होता है बायोजेनिक, और एक होता है थर्मोजेनिक। अबायोजेनिक जब हमारा अर्थ बना था, जब हमारा जमीन बना था, है ना, अर्थ, तो उस टाइम अर्थ के कोर में मीथेन गैस बना, नेचुरल गैस बना, जहां पे हाइड्रोजन का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो एक तो वहां मिला, ठीक है, जो एकदम कोर में, एकदम अर्थ के एकदम सेंटर में आप बोल सकते हो, वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और वहां पे वो गैस है, जो कि पॉसिबल नहीं है निकालना। दूसरा है हमारा
क्या बोला मैंने, बायोजेनिक। बायोजेनिक मतलब वही क्या करते हैं हम, जो भी बायो बेस्ड है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट, काऊ का डंग या प्लांट की लीव्स और भी चीज़ें जो है वेस्ट को हम क्या करते हैं जमीन के अंदर रख देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, फिर मीथेन गैस बन जाता है ना, जो कि हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बायोगैस कैसे बनता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी मैंने बता दिया, नॉर्मली ऐसे बनता है। दूसरा होता है बेटा थर्मोजेनिक। थर्मोजेनिक मतलब क्या, वही जिसको बनने में कई करोड़ साल लगते हैं। मतलब क्या हुआ, बहुत दिन पहले सारे के सारे प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं किसी वजह से, मान लो अर्थ को क्या किसी वजह से क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए, पानी के अंदर दब गए, दबते दबते बहुत अंदर चले गए और हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिलने के बाद वो कोल बन गया, कोयला बन गया, पेट्रोल बन गया और वहाँ से जो गैस निकले वो गैस मीथेन गैस बन गया, है ना, जो काफ़ी गहराई में है, काफ़ी गहराई में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया कि नेचुरल गैस क्या है। नॉर्मली आप समझ सकते हो उसका प्राइमरी कंटेंट, मेन कंटेंट क्या है, मीथेन गैस CH4, ठीक है। और बेटा ये एक ऐसा गैस है कि ये फ्यूल है, मतलब जब हम इसको जलाएंगे तो ये गर्मी पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा, और अगर हीट हमको मिल गया, थर्मल एनर्जी मिल गई, तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे बेटा, अभी तक जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है वो वहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था स्टीम टरबाइन। यानी कि हमने क्या किया था, सबसे पहले थर्मल एनर्जी पैदा की, हीट एनर्जी पैदा की, है ना। पहले हमने कोयले को जला के थर्मल एनर्जी पैदा की थी थर्मल पावर प्लांट में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने यूरेनियम को जला के, है ना, यूरेनियम का रिएक्शन हुआ था वहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसके अंदर गर्मी पैदा की, और गर्मी पैदा करने के बाद हमने बॉयलर के पानी को गर्म किया और उसके बाद उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, और फिर वो स्टीम टरबाइन पे जाके स्टीम टरबाइन को रोटेट कराया, और जब ये मैकेनिकल एनर्जी है और मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम गैस टरबाइन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे कोई स्टीम टरबाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गैस टरबाइन होगा। कौन सा, गैस टरबाइन। और बच्चों गैस टरबाइन की बात करूँ ना, तो ऐसा टरबाइन जो गैस की मदद से चले, गैस टरबाइन। वो टरबाइन स्टीम टरबाइन था जहां पे स्टीम की मदद से चल रहा था, तो गैस टरबाइन का मतलब क्या, ऐसा टरबाइन जो गैस की मदद से चले। लेकिन गैस का बेटा हाई प्रेशर होगा, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तभी तो वो टरबाइन मूव करेगा। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस ही इस टरबाइन को रोटेट कर सकता है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है सर, हमको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला गैस, तब जाके क्या होगा, तब जाके हमारा टरबाइन रोटेट होगा। तो उसके लिए ये पूरा कंपोनेंट है। अब मैं आपको फंक्शन बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले बच्चों हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है कंप्रेसर की, नाम ही है कंप्रेसर, कंप्रेस करने वाला, है ना। तो यहाँ पे ये कंप्रेसर में एक पंखा लगा होता है, एक फैन लगा होता है। कंप्रेसर में बेटा एक फैन लगा होता है ना, एक फैन लगा होता है इस तरीके से। ये फैन जब घूमता है ना तो बाहर के एयर को अंदर खींचता है, बाहर की एयर को अंदर खींचता है, जो एयर है बाहर का पूरा अंदर खींचेगा। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं अगर किसी भी चीज़ को जलाना है तो किसकी जरूरत होगी, किसी भी चीज़ को जलाना है तो हमको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ऑक्सीजन एक सपोर्टिंग एलिमेंट है, किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करता है ना। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि एयर चाहिए, एयर में होगा ऑक्सीजन। तो कंप्रेसर के अंदर पंखा होता है, पंखा चलता है फास्ट, है ना, मूव करता है और बाहर के सारे एयर को खींचता है। तो यहाँ से एयर क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ये एयर पहुंचा कंबशन चैम्बर में। कंबशन चैम्बर, ऐसा चैम्बर, ऐसा बॉक्स जहां पे हम कंबशन करने वाले हैं, यानी कि जलाने वाले हैं, है ना। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, जलाना, बर्निंग, बर्न करना। क्या मतलब होता है बच्चों, बर्निंग, ठीक है। किसको जलाना है भाई, नेचुरल गैस को जलाना है। ये नेचुरल गैस हमारा फ्यूल है। चलिए इसके अंदर हमारा नेचुरल गैस, ये गैस, तो ये गैस क्या होगा बेटा, इधर अंदर यहाँ आएगा, किसमें आएगा, कंबशन चैम्बर में आएगा, और हमारा एयर यहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, इस कंबशन चैम्बर में जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन मिल गया, एयर में से ऑक्सीजन मिल गया और ये फ्यूल हमारा आ गया, है ना। फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस, यहाँ पे नेचुरल गैस आ गया और एयर आ गया, ठीक है। क्या करना है हमको, आग लगाना है भाई, लाइटर का इस्तेमाल करो या किसी चीज़ का इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप चिंगारी दे दो, आग दे दो, है ना, बस क्या हो जाएगा, ये जलने लग जाएगा। जलेगा तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, है कि नहीं, गर्मी पैदा होगी, ठीक है। और ये हीट क्या होगा बेटा, ये हीट जब पैदा होगी तो ये हीट कहाँ मूव करेगी, इस टरबाइन की तरफ मूव करेगी, इस टरबाइन की तरफ मूव करेगी। और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला ये गैस, यहाँ पे गैस, स्टीम नहीं, ये गैस है ना, इसके हीटिंग से वहाँ से गैस निकलता है, बहुत सारा गैस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से जो गैस निकलेगा, ये गैस इस टरबाइन पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला जो गैस है इस टरबाइन पे जाएगा, और टरबाइन पे जैसे ये गिरेगा टरबाइन हमारा रोटेट करने लगेगा। और टरबाइन रोटेट अगर किया, है ना, ये भी टरबाइन है,
पूरा पूरा, ये भी दोनों टरबाइन मान लो, 2 हो सकते हैं टरबाइन, 3 हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बराबर टरबाइन होते हैं। तो ये पूरा पूरा हमारा टरबाइन है, उसमें जरूरी नहीं कि एक ही पंखा हो, टरबाइन में 4 पंखे होते हैं, 5 पंखे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना बड़ा पावर प्लांट है। मैंने यहाँ पे 2 बना दिया है। तो ये टरबाइन हमारा रोटेट करने लगा, और टरबाइन अगर रोटेट करेगा तो हम जानते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो रोटेट किया यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन? हमारा जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे करंट बन गया, और ये जो है हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है ना, ये इलेक्ट्रिक जनरेट हुआ, वायर की मदद से यहाँ आया, और ये ट्रांसमिशन लाइन घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को भेज देगा। आया समझ में? अगर मैं बात करूँ ना इस नेचुरल गैस पावर प्लांट के बच्चों, तो सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर कोई प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड वाइड, तो सेकेंड नंबर पे हमारा आता है नेचुरल गैस पावर प्लांट। पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा पावर, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट से लगभग 37 to 38% इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वर्ल्ड वाइड, और नेचुरल गैस सेकेंड नंबर पे 24%, और मैंने बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट से 10%, और नेचुरल गैस से कितना? 24% वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, 24%। ठीक है, आया समझ में इसका क्या हुआ? चलो अब इस चीज को हम लोग चार्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि भाई चीजें कैसी कैसी हुई। ठीक है, तो क्या चाहिए? सबसे पहले कंप्रेशर चाहिए। किसके लिए कंप्रेसर चाहिए? फॉर प्रेशराइज्ड एयर, है कि नहीं, ताकि हमारा एयर जो है वो क्या हो, प्रेशराइज होके अंदर की तरफ आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बच्चों कंप्रेसर के बाद और क्या चाहिए? कंबशन चैम्बर भी तो चाहिए, है ना। कंबशन चैम्बर क्यों चाहिए? कंबशन चैम्बर वहीं पे तो जलेगा। कंबशन मतलब जलना, क्या जलाना है? फ्यूल को जलाना है, तो आपको फ्यूल भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप फ्यूल दे दीजिए। फ्यूल क्या है आपका? नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस। ठीक है, ये यहाँ से देंगे, और एयर यहाँ से मिलेगा, ये एयर है बच्चों, एयर यहाँ से मिलेगा, फ्यूल यहाँ से मिलेगा, और इस कंबशन चैम्बर में बर्न होगा, जो यहाँ पे बर्न हो रहा था। अच्छा, ठीक है, उसके बाद एक गैस टरबाइन चाहिए, है कि नहीं, जो क्या करेगा, जो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिल रहा है उसकी वजह से वो गैस टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन क्या करेगा? टरबाइन इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट, जिससे हमको पता चल गया कि किस तरह एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पे बनी। तो सबसे पहले किसकी जरूरत है बच्चों? सबसे पहले एयर चाहिए, ठीक है, और फ्यूल चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, और इन दोनों को हमने एक चैम्बर में, है ना, एक फर्नेस में जलाया, और वहाँ से जो भी गैस बना उस गैस की मदद से हमने गैस टरबाइन को रोटेट कराया, क्योंकि वो टरबाइन गैस से रोटेट कर रहा है, इसलिए गैस टरबाइन। और गैस टरबाइन जब रोटेट करेगा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। मैकेनिकल एनर्जी बोलो या काइनेटिक एनर्जी बोलो, ठीक है। अगर मैं इसी का बेटा बोलूँगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट बनाइए, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले केमिकल एनर्जी में बोल दूंगा। देखिए, जिस तरह कोल हमारा फ्यूल है, उसी तरह नेचुरल गैस भी हमारा फ्यूल है, और फ्यूल के अंदर मैंने बोला है कि कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? केमिकल एनर्जी, है ना, यानी कि जो गैस है उसके अंदर स्टोर्ड होता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। और जब हम उसको जलाते हैं, जब हम उसको कंबशन करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी है, बोल दो आप, हीट एनर्जी, ठीक है। और वो हीट एनर्जी बेटा जब जलेगा तो गैस बना, यानी कि कंबशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आपको दिखेगा। काइनेटिक एनर्जी बनेगा ना, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर 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 भागने लगेंगे हीट की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी इन गैस, गैस में काइनेटिक एनर्जी दिखेगा। उसके बाद वही काइनेटिक एनर्जी आपको गैस टरबाइन में दिखेगा, है ना, गैस टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन रोटेट किया, वो काइनेटिक एनर्जी बोल लो, मैकेनिकल एनर्जी बोल लो, कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे केमिकल एनर्जी से कन्वर्जन हुआ किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी से मिला थर्मल एनर्जी, उसके बाद वो काइनेटिक एनर्जी गैस में मूव करने लग गया, फिर काइनेटिक एनर्जी गैस टरबाइन में, और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस यही फ्लो चार्ट ध्यान में रखेंगे और पूरा चीज़ें हमको याद हो जाएगी। डायग्राम याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, डायग्राम एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आया भी तो लेबलिंग की, ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो एक बार डायग्राम बस देख लो। और मेन है आपका ये फ्लो चार्ट बना के आप एक्सप्लेन कर दो
क्या भाई, सबसे पहले कंप्रेशर की जरूरत पड़ेगी। कंप्रेशर क्या करेगा, बाहर के एयर को खींचेगा अंदर की तरफ, है ना। इसमें कंप्रेशर में फैन लगा है, बाहर के एयर को खींचेगा, एयर अंदर जाएगा। उसके बाद फेल चाहिए इसको, फेल और एयर दोनों जलाएंगे, दोनों को जला देंगे, कंबशन चैम्बर में जलाएंगे। फिर ये जब बर्न होगा तो वहाँ से गैस फॉर्म होगा, उस गैस की वजह से टरबाइन को रोटेट कराएंगे, गैस टरबाइन हमारा रोटेट करेगा। और फिर उससे साफ्ट जो लगा हुआ है, उस साफ्ट किससे जुड़ा हुआ है, जनरेटर में। जनरेटर के अंदर क्या है, जनरेटर के अंदर है भाई कॉइल, वो कॉइल मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि जनरेटर हमारा कन्वर्ट कर देगा इसको इलेक्ट्रिसिटी में। यही हमारा कन्वर्जन है। कोल ले लो, नेचुरल गैस ले लो, केमिकल एनर्जी हीट, थर्मल एनर्जी के बाद मूव करने लगेगा वो तो काइनेटिक एनर्जी गैस में, फिर गैस टरबाइन और उस तरह फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फायदा क्या है इससे भाई, तो देखो इससे बहुत बड़ा फायदा है हमारा कि भाई अगर कोल को जलाओगे आप तो ज़्यादा धुआं निकलेगा, स्मोक ज़्यादा निकलेगा, जबकि उसके मुकाबले मीथेन गैस में उतना ज़्यादा धुआं नहीं निकलेगा। अगर इससे अच्छा सा कंबशन हुआ तो CO2 का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ CO2। इसके अलावा मीथेन गैस में सल्फर नहीं होता है, हमारे कार्बन में कोल जो होता है, कोल के अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। तो बेटा कोल में नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो कोल में अगर नाइट्रोजन और सल्फर है तो क्या करेगा वो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये सब एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर यानी कि वाटर से रिएक्ट करके एसिड बना सकते हैं, और उससे एसिड रेन होने का चांसेस है, यानी कि बहुत डेंजरस है। तो क्योंकि इसमें सल्फर नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, इसीलिए देयर आर वेरी लेस चांस ऑफ एसिडिक रेन्स, मतलब ये लेस पॉल्यूट करेगा। तो पहला एडवांटेज है कि इससे कोल के मुकाबले, कोल से कंपेयर करें तो पॉल्यूशन कम होगा, यानी कि मैं बोल दूं पहला एडवांटेज कि लेस पॉल्यूशन, इससे कम पॉल्यूशन होगा। किसके मुकाबले बेटा, कोल के मुकाबले कम पॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सल्फर नहीं है, सल्फर इज एब्सेंट, और सल्फर नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा तो वो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएगा, क्योंकि बेटा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में वाटर से रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना सकता है, और ये सल्फ्यूरस एसिड आगे जाके सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है, और फिर एसिड रेन होगा, है ना। और एसिड अगर रेन हुआ, एसिड का रेन हुआ तो कितने लोग मर जाएंगे। आप जानते हैं ताजमहल पे एसिड रेन हो चुका है, इसलिए ताजमहल का कलर वाइट से थोड़ा सा येलोइश हो चुका है। खैर, तो यहाँ पे लेस पॉल्यूशन क्योंकि सल्फर नहीं है। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूँ तो इसका कैपिटल कॉस्ट, यानी कि इसको इंस्टॉल करने का कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। इसके अलावा ये बेटा स्पेस भी बहुत कम लेता है। देखो ना, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था हमने, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, कितनी चीज़ें थी, कूलिंग टावर, इसके अलावा हीट एक्सचेंजर, बॉयलर, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एकदम ना स्पेस कम, जगह भी कम लेगा, कंपोनेंट भी कम है, कैपिटल भी बहुत इसका कम है, यानी कम पैसे में ही हो जाएगा, ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसके इंस्टॉलेशन में कम पैसा लगता है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ कि और क्या फ़ायदा होता है इसका, तो बेटा एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे किसी तरह का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है और एफिशिएंट है ना। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल एंड एफिशिएंट, ठीक है। और कोल के मुकाबले बात करूं तो ज़्यादा एफिशिएंसी देता है, कोल से जितनी एनर्जी मिलती है उसके मुकाबले यहाँ से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, सिंपल एंड मोर एफिशिएंट, ज़्यादा एनर्जी देता है। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें, क्या इसमें कमियां हैं? बिल्कुल कमियां हैं बच्चों, है ना। क्या खामी है सर? देखिए सबसे बड़ी कमी इसमें यह है कि इसमें बार बार कूलेंट की जरूरत पड़ती है, अच्छे खासे कूलेंट की जरूरत, और उस कूलेंट का कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पैदा होती है, डायरेक्ट हम गैस से टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, तो उस कूलेंट का यहाँ पे कूलेंट की ज़रूरत होती है, कूलेंट, और कूलेंट की कॉस्टिंग जो होती है वो ज़्यादा जाती है। और इसके अलावा इसका ब्लेड बार बार हमको रिपेयर करना पड़ता है, ब्लेड बार बार ख़राब होता है। क्यों? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो टरबाइन है इसका ब्लेड ख़राब होता है, तो बार बार हमको इसको रिपेयर करना पड़ता है। एक ये कमी हो गई। इसकी एक और कमी है बेटा कि इसका लाइफ टाइम जो है ना, इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, मतलब जितना कम खर्चे में ये हो जा रहा है उतना इसका लाइफ कम है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स जल्दी ख़राब होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पावर प्लांट इंडिया में कहाँ कहाँ है। तो बच्चों इंडिया में पावर प्लांट ये हमारे महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है दो, और दिल्ली में है, और भी बहुत सारे पावर प्लांट हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेगावाट एनर्जी की कैपेसिटी है वो इन चारों की है। आंध्र प्रदेश में 2 है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1 है, दिल्ली में 1 है।
तो जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से 2620 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है पावर प्लांट की, 2620 मेगावाट कैपेसिटी, इतना ज़्यादा वो एनर्जी देता है। और अगर बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में अंजनवेल में लगभग 2200 मेगावाट वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये था पूरा कि पावर प्लांट इंडिया में कहाँ पर है और कितनी एनर्जी पैदा करता है। इसके अलावा बच्चों यूएस में है, चाइना में है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। यूएस में जो हमारा ये नेचुरल गैस पावर प्लांट है ये बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चाइना में है, फ्रांस में है, अलग अलग कंट्रीज़ में है। ठीक है, क्योंकि भाई सेकेंड नंबर पे अगर ये पावर प्लांट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है वो हमारा क्या है, पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, जिससे 24% इलेक्ट्रिसिटी पूरे वर्ल्ड वाइड दी जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। तो बच्चा ये था नेचुरल गैस पावर प्लांट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।